हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है टू गुड टू बी ट्रू और ये है उस बुक का एपिसोड नंबर 5। अपनी डेजर्ट। साफ तौर पर भगवान का मजाक करने का तरीका थोड़ा अजीब है, क्योंकि उन सारे तरीकों में से जिससे वो मुझे चिल करने और उस टेक्स्ट के बारे में ज्यादा न सोचने के लिए कह सकती थी, उन्होंने वही तरीका चुना जिसने मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया। जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे अंदर की आवाज कैसे चीख चीख कर ये कह रही थी, भले ही मैं अपनी इस पूरी बेवकूफी पर हंस रही थी, तो बस मेरी बात का यकीन कर दो। वाइन। सर्वर ने मेरे ख्यालों में रुकावट डाली। रियली डूड, अभी? अमन ने वाइन की बोतल और डाइट सोडा का एक ग्लास लिया और सर्वर को जाने का इशारा किया। फिर उसने मेरे लिए वाइन डाली और अपना ग्लास उठाया। अशोक के नाम, उसने खूबसूरत स्माइल बिखेरते हुए पूछा। अशोक के नाम, मैंने हंसते हुए अपना ग्लास उठाते कहा। मैंने नॉर्मल से थोड़ा बड़ा घूंट लिया और यकीन ना करते हुए अपना सर हिलाया। मैंने जितने भी तरीकों से हमारी इस पहली डेट को इमेजिन किया था, ये उसके आसपास भी नहीं था। तो मसूरी कैसा है, मैंने पूछा। तुम कभी नहीं गई? वो हैरान दिखा। एक बार भी नहीं। हमें इसे बदलना पड़ेगा। मेरे दिल का एक हिस्सा फड़फड़ा उठा जब मैंने अमन के साथ शहर से बाहर ट्रैवल करने और उसके कंफर्ट जोन वाली जगह पर उसके साथ होने और उसकी लाइफ के बारे में और जानने का ख्याल दिमाग में लाया। मसूरी वो जगह है जहाँ मेरे दिल का एक हिस्सा रहता है, उसने आगे कहा। ये देखो, उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और फोटोज ऐप खोली। मेरे पेरेंट्स और मेरे 6 डॉग्स, देखो। मैंने हाँ में सर हिलाया, ये नाटक करते हुए जैसे मुझे उनके बारे में पहले से कुछ भी नहीं मालूम था, जैसे ये फोटोज मेरे फोन की गैलरी और 3 अलग अलग चैट विंडोज में पहले से मौजूद ना हो। ये मेरा घर है, उसने एक खूबसूरत मिड सेंचुरी मैंशन की फोटो पर स्क्रॉल करते हुए कहा, जो चारों तरफ से बड़े बड़े लॉन से घिरा हुआ था। वो घुमावदार जंगल से ढकी पहाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ी स्टेट के सेंटर में लग रहा था। ये एक मेरे पेरेंट्स की फोटो है। मैंने एक एलिगेंट कपल को मेंशन के पोर्च पर आराम से बैठे हुए देखा। ये बिल्कुल बुक स्टोर की गिफ्ट शॉप वाली दीवार पर लगे किसी पोस्ट कार्ड जैसा था। ये बहुत खूबसूरत है। वो दोनों बहुत प्यार में है। मेरा दिल एक ऐसी गर्माहट से भर गया जिसे मैंने बयान नहीं किया और ना मैं कर सकती थी। मैंने और मेरे पेरेंट्स ने कभी साथ में ज्यादा फोटोज नहीं खींची थी, ना घर पर ना वेकेशंस पर। मेरे पास उनकी जो भी पिक्चर्स थी वो उनके अपने अपने वर्क इवेंट्स की थी और हम तीनों की बस एक ही फोटो थी जो उस वक्त की थी जब मेरा पैर टूट गया था और वो मुझसे मिलने आज ही के घर आए थे। हमने बाकी की पूरी शाम एक दूसरे के बचपन के सपनों के बारे में बात करते हुए बिताई। उसका सपना एक फैंसी होटल का डोरमैन बनने का था क्योंकि उसे उनकी यूनिफॉर्म्स बहुत पसंद थी, और मेरा सपना एक राइटर बनने का था क्योंकि मुझे लगता था मेरी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है। और तब मुझे लगता था कि बड़े राइटर्स अपनी अच्छी हैंड राइटिंग की वजह से ही बनते हैं। हमने हॉरर फिल्म्स के प्रति अपनी नापसंदगी पर भी बात की। मैं जानबूझकर खुद को नाइटमेयर्स, बुरे सपने क्यों दूं, उसने हैरानी से कहा। मेरे ख्याल भी बिल्कुल यही थे। स्टार्टर्स में सैलेड और ब्रेड खाने की वजह से मेरा पेट थोड़ा भर सा गया था और अमन के आधा मेन्यू ऑर्डर करने के इंसिस्ट के बाद आखिरकार हमने मेन कोर्स के लिए एक प्लेट पास्ता शेयर करने का फैसला किया। वाइन की बॉटल एक परफेक्ट कंपनी थी। उसने मेरी नर्वसनेस को मुझ पर हावी ना होने देने में काफी अच्छा काम किया था। कुछ घंटों बाद जब वाइन मेरे शरीर में कंफर्टेबल तरीके से दौड़ रही थी, अमन ने एक बार फिर मेन्यू की तरफ इशारा किया और पूछा, डिजर्ट? मेरा एक नाम है अवनी। मैंने विंक मारी। क्या? उसने एक हल्की सी हंसी छोड़ी। ओके देन। वो खड़ा हुआ, सर्वर को इशारा किया कि हमारा हो गया है, और मेरी चेयर हैंडल करने के लिए आगे बढ़ा जब मैं खड़े होने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुरंत उन 3 ग्लासेस वाइन का असर फील होने लगा था। यू शुक्र है। अमन अशोक को कॉल करने के लिए दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था और उसने मेरे घुटनों की वो लड़खड़ाहट नहीं देखी जब मैंने अपना बैग उठाने के लिए नीचे सर झुकाया और धीरे से चेयर से ऊपर उठी। चले? मैं मुस्कुराई और उससे आगे चलने लगी। उसने प्यार से अपना हाथ मेरी कमर के निचले हिस्से पर रखा जब हम दरवाजे के पास से सर्वर के सामने से गुजरे। मैंने बड़े प्राउड होकर कहा, वो स्पेनिश में है। अमन ने मेरे पीछे से फुसफुसाते हुए कहा। वो तुमसे क्या कह रहा था स्पेनिश में? कुछ नहीं। नहीं, उसने कुछ तो कहा था। उसने बोला था ग्रेशियस। ओह अच्छा। खैर, मैं बस कार में बैठने ही वाली थी कि मेरे दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। मैंने हंसते हुए हाँफ कर अमन की तरफ देखा। हम बिल देना तो भूल ही गए। इट्स ओके, उसने बड़े आराम से जवाब दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा क्या मतलब है। इट्स नॉट ओके अमन। अवनी, उन्होंने क्रेडिट कार्ड मशीन लेकर हमारा पीछा क्यों नहीं किया? मेरा तो हमेशा पीछा करते हैं। मैंने वापस एंट्रेंस की तरफ बढ़ना शुरू किया। अच्छा, तो तुम पहले भी रेस्टोरेंट से बिना बिल दिए भाग चुकी हो? उसने मेरी कोहनी से मुझे पकड़कर रोकते हुए मजाक किया। शट अप। चलो चलो बिल देते हैं। मैंने अपना हाथ छुड़ाने के लिए खींचा। अवनी, मैं रुकी और उसकी तरफ ऊपर देखा। आखिरकार उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए मैंने धीरे से कहा, तुम इस जगह के मालिक हो, है ना? ऑफ कोर्स। वो शहर का सबसे बिजी और सबसे महंगे रेस्टोरेंट का मालिक था। ऑफ कोर्स। मुझे कम से कम वापस जाकर इस प्यारी सी शाम के लिए अपना फीडबैक तो भरने दो, मैंने कहा। और हाँ, मैंने अंदर जाते जाते शरारत से उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखते हुए आगे कहा, क्या पता मुझे उस वेटर का नंबर भी मिल जाए। वो हंस पड़ा और उसने अपना सर हिला दिया। जब मैं वापस आई तो अमन फुटपाथ पर इंतजार कर रहा था। उसने प्यार से मुझे वापस कार तक बिठाया, वहां ले गया और दरवाजा खोला। मैं अंदर जैसे ही बैठी,
मुझे लगा कि शायद सब कुछ घूम सा गया है। मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक का सफ़र बिल्कुल शांत, सुकून भरा और वैसा ही था जैसा वो वाइन मुझे फ़ील करवा रही थी। ये वाइन का ही असर था, है ना? पक्का वही होगा। मेरा मतलब है, मैं इस लड़की से ढंग से सिर्फ 2 बार मिली हूँ। मैंने उसके साथ डिनर सिर्फ 1 बार किया है। इतने कम वक्त में आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। चीज़ें इस तरह काम नहीं करती, है ना? अशोक ने मेरे कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर फुटपाथ के पास कार पार्क की। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आई, और अमन ने भी बिल्कुल वही किया। उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया और अपना हाथ आगे किया। इससे पहले कि तुम मेरे कुक को ब्लैंक कॉल्स करना शुरू करो, मुझे अपना फ़ोन दो। मैं एक बेवकूफ़ की तरह मुस्कुराई और बिना किसी नखरे के अपना फ़ोन उसके हाथ में दे दिया। उसने उसमें अपना नंबर डायल किया और कॉल बटन दबा दिया, और जैसे ही उसके फ़ोन पर रिंग आने लगी, उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने कॉन्टैक्ट कार्ड पर अपना नंबर सेव किया, मुस्कुराते हुए, और मुझे स्क्रीन दिखाई। उसने अपना नाम हॉट इटालियन स्पीकिंग गाय सेव किया था। मैंने उसके फ़ोन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने फ़ोन मेरे हाथ में दे दिया और मैंने उसके लॉग पर आई सबसे आखिरी मिस्ड कॉल पर क्लिक करके सेव पर ही हिट कर दिया। लो, अब उसके पास बुक स्टोर नर्ड का नंबर था। जब उसने वो नाम देखा तो उसके चेहरे पर आए उस भूले भाले से एक्सप्रेशंस को देखकर मैं मुस्कुरा उठी। उसने मेरे हाथ से अपना फ़ोन लिया और बिना नज़रें हटाए मेरा फ़ोन लॉक किया। मेरे थोड़ा और पास आया और उसे मेरे टोट बैग में डाल दिया। मेरा दिल फिर से वहीं करने लगा जहां उसने किसी भी लॉजिक या रीजनिंग को सुनना बंद कर दिया था, जिसे मेरा दिमाग उसे समझने की डेस्परेट कोशिश कर रहा था। मेरी गर्दन और हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सांसें छोटी और तेज चलने लगी। मुझे उसके आफ्टर शेव की खुशबू ऐसे आ रही थी जैसे हवा में सिर्फ वही एक खुशबू बसी हो। और मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरे कितने पास खड़ा था। उसकी नज़रें धीरे से मेरे होठों पर गईं और मैंने बिना सोचे समझे उन्हें थोड़ा सा खोल दिया। क्या ये सच में हो रहा था? उसने मेरे बालों की एक लट को मेरे कान के पीछे किया। मैंने हल्का सा एक कदम पीछे बढ़ाया और कार के दरवाजे से टिक गई। वो एक कदम और पास आया और अपने लेफ्ट हैंड कार पर मेरी गर्दन के पास रख दिया। अपने राइट हैंड से उसने मेरे चेहरे को हाथों में भर लिया। वो थोड़ा पास झुका और मैंने उसके होठों को अपने कान के पास ब्रश करते हुए फील किया, और उसने कहा, गुड नाइट गॉर्जियस, और फिर मेरे गाल पर एक नर्म सा प्यार से छू जाने वाला एहसास कराया। मैंने एक कांपती हुई सांस छोड़ी और जैसे तैसे कह पाई, गुड नाइट, थैंक्स, डिनर, चलो। लगभग एक पूरा सेंटेंस बोल दिया। उसके अंगूठे से प्यार से मेरी जॉ लाइन को स्वीप किया, इससे पहले कि वो थोड़ा पीछे हटा और अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाल दिया। मुझे थैंक यू मत कहो, उसने कहा। कल मिलोगे? कल का ट्राई करें? मैंने धीरे से पूछा। आई कांट वेट, वो मुस्कुराया और दूर हट गया। मैंने अपने अंदर बची कुची सारी ताकत और विल पावर का इस्तेमाल अपने हाथ पांव हिलाने के लिए किया। मैंने एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाया और कॉम्प्लेक्स के गेट की तरफ चलने लगी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि किसी चीज़ ने मुझे अंदर से कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उस रात घर नहीं जाना चाहूँगी। कम से कम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चलती रही और तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा जब मैं अपनी बिल्डिंग के एलिवेटर तक पहुंच गई और बटन प्रेस किया। मैं अंदर गई और पीछे से ग्रिल गेट को खींचकर बंद कर दिया। ये बहुत जल्दी था। मैं इस सब को इतना सीरियसली क्यों ले रही थी? मेरा शरीर मेरे दिमाग को धोखा क्यों दे रहा था? मैं कुछ ज़्यादा ही रोमांस नॉवेल्स पढ़ने लगी थी क्या? पर मैं इस स्टूपिड स्माइल का क्या करती जिसे मैं अपने इस स्टूपिड चेहरे से हटा ही नहीं पा रही थी? अमन। गुड नाइट गॉर्जियस। शहर की लाइट्स धुंधली होकर स्ट्रीक्स जैसे दिख रही थी जब अशोक मुझे मेरे अपार्टमेंट वापस ले जा रहा था। मैं पीछे होकर बैठ गया, अपना एक हाथ अपनी जॉ लाइन पर घुमाते हुए पिछले कुछ मिनट्स क्या हुआ सारा मंजर प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा था।
बड़ी बड़ी और हैरान आंखों से। जब मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, उसकी खुशबू वार्म और फ्लोरल थी। और जब मैं उसके पास झुका, मैं कसम खाता हूँ मैं उसके दिल की धड़कन को उतना ही तेज चलते फील कर सकता था जितनी मेरी चल रही थी। और फिर मैंने वो कह दिया था, गुड नाइट गॉर्जियस। मेरा मतलब तुरंत पीछे हटना था, इसे स्मूथ रखना बाकी हर इंटरेक्शन की तरह, पर मेरा अंगूठा उसके गाल पर एक सेकंड के लिए कुछ ज़्यादा ही देर तक टिका रह गया। मेरा पूरा शरीर टेंस था, मेरी हर एक इंस्टिंक्ट उस बीच के छोटे से गैप को ख़त्म करने और उसे किस करने के अर्ज से लड़ रही थी। पर मैंने नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया? मैंने एक लंबी सांस छोड़ी जब अशोक ने एक ट्रैफिक लाइट पर कार धीमी की। मैंने अपनी उंगलियों को अपने घुटने पर थपथपाया और उस मोमेंट को अपने दिमाग में 100 बार रिप्ले किया। जब मैं पीछे हटा था तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। उसकी वो नॉर्मल शरारती मुस्कुराहट नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही नर्म थी, कुछ ज़्यादा ही वो उससे पसंद आया था शायद। एक कार ने पास ही हॉर्न मारा, जिसने मुझे मेरे ख्यालों से झटके से बाहर निकाला। लाइट ग्रीन हो गई और अशोक ने स्मूथली कार को आगे बढ़ा दिया। मैंने अभी तक म्यूजिक भी नहीं चलाया था। ये मुझसे काफ़ी अलग बात थी। आज रात ये खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी लग रही थी, और जो अभी अभी हुआ था उसका असर कार के कोने कोने में महसूस हो रहा था। जब मैंने उसे गुड नाइट कहा था तो उसकी आंखों का वो एक्सप्रेशन मैं भुला नहीं पा रहा था, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो, पर श्योर ना हो कि मैं उसे वो दूंगा या नहीं। और शायद मैंने नहीं दिया, कम से कम पूरी तरह तो नहीं। तुम सेफ खेल रहे हो रैना, कुछ ज़्यादा ही सेफ खेल रहे हो। 15 अप्रैल 2023। अवनी। मेरी आंख बेड साइड टेबल पर रखे अपने फ़ोन के वाइब्रेट होने की आवाज़ से खुली। उस आधी नींद वाली हालत में भी मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद से ये अमन का कोई टेक्स्ट होगा, पर ये तो उससे भी बहुत बेहतर था। ये कोई टेक्स्ट नहीं, ये एक कॉल थी। मैंने तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं किया है। ये पहले शब्द थे जो मैंने उसके साथ कॉल पर सुने थे। दिन की शुरुआत करने के लिए वैसे तरीका बुरा नहीं है। मैं उसे बोलने ही वाली थी कि मेरा लोगों पर ऐसा ही असर होता है, इस उम्मीद में कि वो थोड़ा हंसेगा और उसके डिम्पल्स वापस आ जाएंगे, मेरे ख्यालों में ही सही, भले ही मेरी आंखों के सामने ना हो। पर उसने आगे कहा, आज मेरे साथ लंच करो। मेरी आईब्रोज थोड़ी सी पास आ गई, भले ही मेरे होठों पर एक स्माइल थी। हमने कल रात ही तो डिनर किया था। मैं हर रात डिनर करता हूँ, तुम नहीं करती क्या? मैं भी करती हूँ। तो आज दोपहर को मेरे साथ खाओ। तुम हमारी पिछली डेट के 12 घंटों के अंदर ही मुझे फिर से डेट पर बुला रहे हो। ऐसी बात पर कोई क्या ही कह सकता है। वो ईमानदार और सीधा बात करने वाला था, और वो बातों को घुमाना फिराना तो बिल्कुल नहीं जानता था। असल में घुमा फिराकर बात करने का तो सवाल ही नहीं था। वो बिल्कुल साफ और सीधी बात थी जिसमें एक गर्मियों जैसी ताजगी थी। अवनी, मैं एक खूबसूरत मैदान के बारे में सोच रही हूँ, किसी और चीज़ के बारे में नहीं। क्या ये एक ना है? उसने पूछा, मुझे वापस कन्वर्सेशन में लाते हुए। पहले कॉफ़ी पिए क्या? मैंने बिना सोचे ही जवाब दे दिया। सच्चाई तो ये है कि मेरे पास अमन के ऑफ़र को मना करने का कोई बहाना नहीं था, पर मुझे तुरंत हाँ कहने की भी कोई वजह नहीं मिल रही थी। मेरा मतलब है 12 घंटे में 2 डेट्स थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं था। मैंने इमेजिन किया कि मार्टिन, रिया और माया इस ख्याल पर एक साथ अपनी आंखें घुमाते हुए मुझे देख रहे हैं। मुझे ये मानना पड़ेगा कि नए लोगों के सामने मेरा गार्ड हमेशा अप रहता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बिना किसी सिबलिंग्स के बड़ी हुई थी, और मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप थोड़ा सा डाइसफंक्शनल था, जिस वजह से मुझे हमेशा अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स लड़ते थे या उन्होंने मेरे लिए घर का माहौल ख़राब किया हुआ था, पर यह साफ दिखता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। बाकी दिन वो बहुत समझदार और एक परफेक्ट कपल लगते थे।
उनकी सेपरेशन के सालों बाद जब मैं उनका घर छोड़कर अपनी दादी के यहाँ पर रहने चली गई थी, तब भी यही बात मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा रहती थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स बाकी उन हैप्पी कपल्स की तरह लड़ते झगड़ते या चिल्लाते, तो क्या मैं उनकी शादी टूटने की बात को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाती। बजाय इसके वो पूरी लाइफ बहुत शांत और खुश दिखते रहते, जब तक कि एक दिन मामा ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और चली गई। मैं उस वक्त पुणे में आजी के घर वैकेशंस पर थी और मुझे बाबा ने एक कैजुअल फ़ोन कॉल करके बताया था कि तुम्हारी मामा चली गई हैं। मुझे अब याद भी नहीं कि मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या था। मुझे तब यही सही लगा कि मैं इस न्यूज़ को अपने दिमाग के किसी गहरे कोने में छिपा दूं और इसके साथ एक ऐसी फिल्म की तरह ट्रीट करूं जिसे मैं कभी कभी पूरी तरह भूल जाने का नाटक करूं, या फिर मैं ये सोचूं कि मैं इसे ऐसे ट्रीट करूं जैसे मैंने कभी बहुत पहले धुंधला सा इसे पहले ही होता हुआ देख लिया था। मैंने अमन की कॉल को स्पीकर फ़ोन पर डाल दिया जब मैं अपने लिए किचन में गई और कॉफ़ी बनानी शुरू कर दी। मेरा दिमाग कॉफ़ी के लिए चिल्ला रहा था क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। फ़ोन को काउंटर पर रखते हुए मैंने गैस पर पानी उबालने के लिए रख दिया। मुझे अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, मैंने बिना किसी परवाह के टॉपिक बदलते हुए कहा। उसने कॉफ़ी डेट वाले मेरे काउंटर प्रपोजिशन का कोई जवाब नहीं दिया था। वेल, मुझे लगता है मैं दोस्त बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। उसका टोन अब थोड़ा सा धीमा था। इसका क्या मतलब है? मैंने नींद में डूबे हुए कहा। मेरा मतलब है मैं उन्हें मेरे साथ एक मील खाने के लिए राज़ी नहीं कर पाता, तो जब मैं किसी बुरे दिन पर रो रहा हूँ तब उनका मुझे कंसोल कर देना तो बहुत दूर की बात लगती है। अच्छा, तो क्या तुम अपने सारे फ्रेंड्स को बेबी कहते हो? ये तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता होगा। यो बेबी, वाना ग्रैब अ फ्यू बियर्स? मैंने एक फेक भारी मर्दाना आवाज़ निकालते हुए कहा, एक आदमी की नकल करने की कोशिश करते हुए। Wanna watch the game at my baby? We can call all our other babies. Yo, my babies and I are going to Goa. Wanna join us? लाइन के दूसरी तरफ से एक खुलकर हंसने की आवाज़ आई। मुझे अब इस आवाज़ की आदत हो रही थी। हाँ, कुछ ऐसा ही, उसने कहा। वैसे लड़के जब साथ घूमते हैं तो क्या करते हैं? इस बारे में तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी स्टेरियोटिपिकल नहीं है, मैं देख सकता हूँ। मेरा क्या मतलब है? वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मैंने जवाब दिया, उसके टोन में सरकाज़म महसूस करते हुए। वो इतना ही एक्यूरेट है जितना तुम्हारा हर बार अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ स्टे ओवर पर पिलो फाइट करना और फिर एक दूसरे के नाखूनों पर पिंक नेल पेंट लगाना। वो हल्का सा हंसा। हम बिल्कुल यही करते हैं और फिर हम अपने अपने फेवरेट वाइब्रेटर से एक दूसरे को ऑर्गेज़म भी देते हैं। मैंने बिना किसी झिझक के सीधा जवाब दिया, अपनी कॉफ़ी को स्टिर करते हुए और सोफे पर आराम से बैठते हुए। दोस्तों को गोली मारो, अब मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में और जानना है। शट अप, मैं हंसी। अब मुझे उनके बारे में बताओ। घर आओ ना, उनसे मिलो। कोई पार्टी है क्या जहाँ वो सब होंगे? ओकेजन वगैरह कोई? ओह हाँ, उनमें से एक नेक्स्ट वीक लंदन शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे घर पर एक फेयरवेल पार्टी है आज रात को। ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस कुछ खास दोस्त हैं। और हाँ, एक है जो सबसे ज़्यादा खास है। क्या मुझे आखिरकार उस वाइफ से मिलने का मौका मिलेगा जिसे तुम इतने वक्त से छिपा रहे हो? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। नहीं, उसने कहा। तो फिर? मैंने प्लेफुली उससे पूछा। ये मौका उन्हें मिलेगा। काश मैंने उनके ऐसा कहने से ठीक पहले अपनी कॉफ़ी का एक घूंट पी लिया होता, ताकि मेरे पास एक्टिंग करने के लिए गले में खिंचाने का कोई बहाना तो होता। ये लड़का किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटता, है ना? ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बेल्ट उसके ख्यालों को उसके दिमाग से सीधा उसके मुंह तक बिना किसी फ़िल्टर के पहुंचा रही हो। ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग था, पर साथ ही दिमाग हिला देने वाला भी। मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी कि उसके उस खूबसूरत सर में क्या चल रहा है, पर फिर जब भी मैं सोचना शुरू करती वो खुद ही मुझे बता दिया करता था, बगैर मेरे पूछे।
मैं कुछ देर के लिए शांत रही, और वो भी। फिर मैंने पूछा, तो फिर लंच या कॉफ़ी के बजाय हमारी एक पार्टी है। ग्रेट। किस टाइम पर? आज रात 9 बजे मेरे घर पर। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा और बाकियों को भी साथ लेती आना। सबका मिलना काफ़ी फन रहेगा। मैं तुम्हें तभी मिलूंगी, मैंने फ़ोन पर मुस्कुराते हुए कहा। सी यू बेबी। क्लिक। मैंने तुरंत हमारे ग्रुप चैट खोला और गैंग को उस पार्टी के बारे में टेक्स्ट किया जिसमें उन्हें इनवाइट किया गया था। मी, या तो वो मुझे सच में बहुत पसंद करता है या फिर मुझसे सच में बहुत नफरत करता है। अगर वो हमारी सेकंड डेट को एक मीट द फ्रेंड्स वाली सिचुएशन बना रहा है तो। रिया का रिस्पॉन्स लगभग तुरंत ही आया। रिया, इसका ये मतलब कैसे हुआ कि वो तुमसे नफरत करता है? मी, शायद वो अपने दोस्तों को मुझे डराकर भगाने के लिए सेट कर रहा हो ताकि उसे सब खुद ना करना पड़े। मार्टिन, क्या उसे आखिरकार एहसास हो गया कि तुम्हारे नाम का ONE1 उस एक मीटिंग को दिखाता है जो ये जानने के लिए काफ़ी है कि तुम बहुत बोरिंग हो। AONE1 EEE मीन्स अवनी। मी, सो क्लेवर मार्टिन। मार्टिन, शायद वो बस बिना किसी ऑकवर्डनेस के तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। मी, उसके घर पर उसके दोस्तों के साथ और मेरे दोस्तों के साथ। मार्टिन, वो एक पार्टी है। जब तक कि वो सच में ना हो, अगर ऐसा है तो मैं पक्का चल रहा हूँ। मी, शट अप। और हाँ, तुम सब वहाँ चल रहे हो। माया, नहीं हो पाएगा बेब, आज रात फैमिली के साथ डिनर है। रिया, हाँ मेरा भी, मेरा कोई मूवी का प्लान है। मी, ध्रुव को ले आओ। रिया, उसके बारे में किसी ने कुछ कहा है क्या? मार्टिन, ये काफ़ी क्यूट है कि तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो। मी, फाइन, मत आओ कोई भी। जो भी है मार्टिन, मैं तुम्हें अमन की बिल्डिंग की लॉबी में 8:50 पर मिलूंगी, ठीक है ना? मार्टिन, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम वहाँ जाकर चम्मच कांटे ना लगाना चाहो तब तक तो बिल्कुल नहीं। मुझे 10 बजे मिलना। मी, लेकिन पार्टी तो 9 बजे है। मार्टिन, एग्जैक्टली माई गर्ल, मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर देना। और हाँ, प्यारी प्यारी सी चड्डीज पहन लेना। मी, यक। रिया, यक। अमन, मैं क्या हूँ, 12 साल का? ठीक है, तो अब मुझे एक पार्टी प्लान करनी है। आखिरी बार मैंने पार्टी को लेकर झूठ तब बोला था जब मैं 13 साल का था और अपने पेरेंट्स से बोला था। मैंने उनसे कहा था कि मैं और गगन एक क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं, गगन की उस वक्त की गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के साथ। पर हम सीधा अपने बाकी दोस्तों के साथ एक क्लब चले गए थे। वो वही रात थी जब मैंने अपनी पहली ड्रिंक ली थी और फैसला किया था कि अल्कोहल मेरे लिए नहीं है। अब 18 साल बाद मैं एक पूरा बड़ा एडल्ट हूँ जिसने अभी अभी उस लड़की से जिसे वो पसंद करता है एक और फेक पार्टी के बारे में झूठ बोला है जिसका कोई सिर पैर नहीं था। और अब मुझे अपने दोस्तों को कॉल करना पड़ेगा जिनमें से कुछ के पिछली पार्टीज के मैसेजेस को मैंने इग्नोर करना चुना था, और उन्हें आज रात अपने घर बुलाना पड़ेगा और ये नाटक करवाना पड़ेगा कि उनमें से कोई एक हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रहा है। ग्रेट गोइंग रैना, ग्रेट गोइंग। मैंने घड़ी देखी। इस सब को सेटल करने के लिए मेरे पास लगभग 10 घंटे थे। सबसे पहले मैंने अपने बॉयज़ ग्रुप्स चैट को खोला। वोल्फ पैक, मेरे ग्रुप का नाम। लेम, आई नो, जब हम जूनियर कॉलेज में थे तब तुमने ये ग्रुप बनाया था। यही मेरा बहाना है। मी, गाइस, ड्रिंक्स और डिनर्स मेरे घर पर आज रात को। बताओ तुम सब शहर में हो ना? जोगी, ओकेजन है क्या? मी, तुम नेक्स्ट वीक लंदन शिफ्ट हो रहे हो और मैं तुम्हें एक फेयरवेल पार्टी दे रहा हूँ। जोगी, लॉल, वो कौन है? माही, हमारे भाई को कोई लड़की मिल गई है शायद। मी, बस इस पार्टी को सेट करने में मेरी हेल्प करो और जब हम मिलेंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। माही, मैं दिल्ली में हूँ भाई, पर मुझे डिटेल्स चाहिए। जोगी, मैं आ सकता हूँ। तुम्हें कितने लोग चाहिए? मी, इतने की एक असली पार्टी लगे, पर इतने भी नहीं कि बात हाथ से निकल जाए। जोगी, समझो काम हो गया बॉस, मिलते हैं थोड़ी देर में। निखिल, वो हो, मुझे भी तो काउंट करो यार, मैं अपनी गर्ल को भी साथ ला रहा हूँ। जोगी, डूड, अपनी गर्ल से कहो कि वो अपने दोस्त को भी साथ ले आए। वो क्या है ना, पार्टी को असली दिखाना है, वो छोटे बालों वाली भी चलेगी। निखिल, उसका एक नाम है एसहोल, उसे मिष्टी बुलाते हैं, ठीक है ना?
वैसे मैं चेक करके बताता हूँ। मी, गाइस, मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मुझे पसंद करे, ओके? इसलिए तमीज से रहना, कोई भी गलत बात नहीं। माही, लड़की ने तो भाई को पूरा घुमा ही दिया है यारो। शैतान, मैं ये मिस कर रहा हूँ। हैव फन फकर्स। मुझे पता था कि मैं इन सब पर हमेशा भरोसा कर सकता हूँ। हम सब ने साथ में जूनियर कॉलेज की पढ़ाई की थी और फिर जोगी और मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक ही यूनिवर्सिटी गए थे। उसने मार्केटिंग की और मैंने बिजनेस स्टडीज़ की। जोगी के परिवार का अपना होटलों का बिजनेस था, जिनकी ब्रांच पूरे हिमाचल और पंजाब में थी। लेकिन मेरी तरह उसका अपनी फैमिली का बिजनेस संभालने का कोई इरादा नहीं था। कॉलेज के बाद वो अपना ज़्यादातर खाली वक्त मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ हमारे मसूरी वाले घर पर ही बिताया करता था। आज भी जोगी मुझसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा से मिलने वहाँ जाता है और वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं। जब मैं पास के ही एक होटल में मीटिंग के लिए निकलने वाला था, तब तक मैंने शरील को फ़ोन करके पार्टी के बारे में बता दिया था और जाते जाते उसे कामों की एक लंबी सी लिस्ट भी थमा दी थी, जैसे घर की सफाई करवाना, 4 से लेकर 40 लोगों तक के हिसाब से खाना ऑर्डर करना और एक बार टेंडर और वेटर्स का इंतज़ाम भी कर देना। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपनी कंपनी की इवेंट मैनेजर मेघना को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो मेरी बालकनी में सोफे और मिस्ट फैंस यानी कि ठंडी हवा देने वाले पंखे लगवाकर उसे एक बढ़िया सा आउटडोर लाउंज की तरह सजा दे। जब मैंने उससे कहा कि कुछ ही घंटों में मेहमान आने वाले हैं, तो वो एक पल के लिए चुप हो गई, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और वादा किया कि सारा काम वक्त पर हो जाएगा। मैंने आखिरी फ़ोन अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त को किया, जिसका एक एक्úस्टिक बैंड था, ये पता करने के लिए कि क्या वो शहर में ही है। वो शहर में ही था और उस शाम लाइव परफॉर्म करने के लिए फ्री भी था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अवनी को किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, पर मुझे उम्मीद थी कि एक्úस्टिक कर्व्स के साथ कुछ गलत नहीं होगा। चलो, फिलहाल के लिए सारी लिस्ट पूरी हो चुकी थी। मैंने अपने जूते पहने, अपनी जैकेट ठीक की, अशोक को फ़ोन करके कार गेट पर लाने को कहा और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। आगे का पूरा दिन काम से भरा हुआ था। अवनी, चलो इस बात को लेकर दिमाग में ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाते। पिछले कुछ सालों में मैंने जो सैकड़ों रोमांस नॉवेल्स पढ़ी हैं, उनसे अगर मैंने कोई एक चीज़ सीखी है तो वो ये है कि कैसे आम सी सिचुएशन को भी दिमाग में एकदम फिल्मी बना दिया जाए और फिर जब असल ज़िंदगी में वैसा कुछ ना हो तो परेशान हो जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे याद है जब मैं अपने इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी तो मैंने सोचा था, वाह, अब तो बस इंतज़ार है कि कोई प्यारा सा लड़का मेरा पड़ोसी बने, जो मेरे दरवाजे पर दूध मांगने आए और फिर हमसे प्यार हो जाए। नतीजा ये हुआ कि मैंने उस बिल्डिंग में अपने शुरुआती 4 दिन सिर्फ इसी टेंशन में बिता दिए कि क्या पहनूं और कितना मेकअप करूं ताकि मैं बहुत ज़्यादा अजीब ना लगूं। पर बाद में पता चला कि मेरे पड़ोसी मात्रे काका हैं, जो अपने दिन का ज़्यादातर वक्त बनियान और नीली धारीदार पजामे में ठीक मेरी बालकनी के बगल वाली बालकनी में अपनी बिल्ली से ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए बिताते हैं। या फिर जब मैं एक बुक क्लब के मेंबर्स के साथ महाबलेश्वर की ट्रिप पर गई थी, जिसमें मैं कभी कभार ही जाती थी। वहाँ मैंने अपने सारे प्यारे प्यारे कपड़े सिर्फ इसलिए पैक किए थे क्योंकि पिछली मीटिंग में मैंने एक लड़के को देखा था और मुझे लगा था कि उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। पर हुआ ये कि मुझे उसी लड़के की बहन की ढीली ढाली टी शर्ट और शॉर्ट्स मांगकर पहनने पड़े थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बैग में कंडीशनर की बोतल फट गई थी और उसने मेरे सारे कपड़ों का कबाड़ा करके उन्हें गीली लुगदी जैसा बना दिया था। या फिर वो वाकया जब मैं पुणे से दिल्ली की फ़्लाइट में अपने बगल में एक हैंडसम से लड़के को बैठा देखकर भगवान को शुक्रिया कह रही थी। हम लोग एक कॉलेज कंपटीशन के लिए जा रहे थे, पर बाद में पता चला कि भाई साहब के पास इस बात पर ज्ञान का भंडार था कि कैसे प्लांट प्रोटीन आजकल वे प्रोटीन से ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि टिकटॉक पर मेडिटेशन वायरल होने के बाद लॉस एंजलिस में हर कोई शाकाहारी बन रहा है, यानी वीगन बन रहा है। और वो लगातार पतली दबी हुई आवाज़ में मेरे कान खाता रहा। कसम से उसके मुंह से निकलने वाले हर एक बेवकूफ़ी भरे और जज करने वाले कमेंट के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाइसेप्स 1-1 इंच पिचकते जा रहे हों।
खैर, कहने का मतलब ये है कि मैं अमन के साथ फ़ोन पर बात होने के बाद अपने दिमाग में ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालना चाहती थी। शाम को उससे मिलने की बात सोचकर मेरे पेट में थोड़ी बहुत हलचल तो हो रही थी, पर मैंने तय किया कि मैं इस चक्कर में अपना पूरा दिन खराब नहीं करूँगी। मेरी अपनी भी एक लाइफ थी। अमन, सब तैयार है, बस शुरू करना है। मैं अभी अभी अपने अपार्टमेंट के अंदर आया ही था और अपना लैपटॉप बैग नीचे रखा ही था कि शाम की शुरुआत करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद घंटी लगातार बजती ही रही। पहले शेरील और वेटर्स आए, फिर जोगी और उसका ड्राइवर आए, जिनके पास बियर्स और शैंपेन की पेटियां ही पेटियां भरी हुई थी। उसके बाद सजावट करने वाले आ गए, जहां एक तरफ शेरिल स्टाफ को काम समझा रही थी और उसने अशोक को हमारे रेस्टोरेंट से खाना लाने भेज दिया था। वहीं सजावट करने वाले बालकनी में सोफे और बाकी फर्नीचर्स इधर उधर करने में लग गए थे। मैं कॉफी का कप लेकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठा ही था कि जोगी मेरे पास आया। उसने बियर की बोतल खोली और बैठ गया। भाई, तू मुझे अगले हफ्ते लंदन क्यों भेज रहा है? क्या बकवास है ये? हम दोनों हंस पड़े। पता नहीं यार, बस मुंह से निकल गया था मेरे। मैंने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए जवाब दिया। वैसे कौन है वो लड़की? अवनी, मैंने कहा, और उसका नाम लेते ही जो मुस्कान आ रही थी उसे रोकने के लिए मैंने अपने गाल को अंदर से दबा लिया। अवनी, उसने बियर की बोतल ऊपर उठाई और मेरी तरफ इशारा करते हुए एक और घूंट लिया। यही वजह थी कि जोगी और मैं इतने पक्के दोस्त थे। उसमें हम दोनों की झलक थी। उसे पार्टियां और रोड ट्रिप्स करना उतना ही पसंद था जितना घर पर रहकर प्ले स्टेशन पर फीफा गेम में मेरा हर स्कोर तोड़ना। कुछ दिन जब काम के भारी दबाव के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स होना होता था, तो जोगी और मैं एक ही कमरे में बैठकर बिना एक शब्द बोले घंटों बिता सकते थे। या तो हम पागलों की तरह गेम्स खेलते रहते होते, या फिर वो बियर पीते हुए कोई किताब पढ़ रहा होता था और मैं बिना किसी धुन के बस गिटार की तार छेड़ रहा होता था। पर जब भी उसे एहसास होता कि मेरा दिन खराब गया है, वो तुरंत मेरे पास आ जाता और मेरा साथ देता। मैं सोफे पर आराम से टिक कर बैठ गया और फोन में मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस चेक करने लगा। साथ ही दिमाग में उन सब लोगों का हिसाब लगाने लगा जिन्होंने आने का वादा किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने सारे दोस्त और उनके आगे के दोस्त इतनी जल्दी आने के लिए मान जाएंगे, पर मुझे लगता है कि पार्टी तो हर किसी को पसंद होती है। रात के 8 बजे तक मेरा अपार्टमेंट एकदम चकाचक साफ हो चुका था। खाना आ गया था और सर्व किए जाने के लिए तैयार था। शेरिल स्टाफ को एक बार फिर से सारी चीजें समझा रही थी। बारटेंडर ने मेरे बार काउंटर पर अपना पूरा सेटअप लगा लिया था और जोगी उसे परफेक्ट विस्की सौर बनाने का ज्ञान दे रहा था। बैंड वाले लिविंग रूम के कोने में बालकनी के ठीक पास अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे थे। उस बालकनी को मेघना और उसकी टीम ने कमाल के बोहो स्टाइल वाले बैकयार्ड में बदल दिया था, जहां कालीन, लैंप, फेरी लाइट्स की चादर, फर्श वाले कुशन और सोफे लगे हुए थे। मैंने सेटिस्फाई होकर चारों तरफ देखा और फिर नहाने चला गया। मैंने अपने शरीर पर ठंडा पानी गिरने दिया। जैसे ही मेरी थकान कम हुई, मेरे दिमाग से पार्टी का ख्याल हट गया और शावर में मेरे साथ अवनी की तस्वीर उभर आई। मैंने अपना सिर झटका और उस ख्याल को दिमाग से निकालने के लिए अपनी आंखें पूरी खोल ली। साफ है कि मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे बहुत लंबा वक्त हो गया था। मैंने शावर बंद किया और बाहर आ गया। कमर पर तौलिया लपेटकर मैं सीधे अलमारी की तरफ गया। बिना ज्यादा सोचे मैंने एक काले रंग की हाफ स्लीव वाली सिल्क शर्ट और ढीली ढाली ग्रे फॉर्मल पैंट निकाल ली। मैंने जल्दी से अपने बाल सेट किए, सफ़ेद स्नीकर्स पहने और बाहर आ गया। पर मैं तुरंत ही वापस मुड़ा और थोड़ा आफ्टर शेव लगा लिया। मैंने आज शेव तो नहीं की थी, पर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। जितनी देर मैं अंदर था उतनी देर में कुछ लोग पहले ही आ चुके थे। जोगी आराम से निखिल और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा था, जो अपनी छोटी बालों वाली एक दोस्त को भी साथ लाई थी, जिसे देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब आगे जोगी मुझे आसपास दिखने वाला तो बिल्कुल नहीं है। मेघना और उसकी टीम शेरिल से गप्पे मार रही थी और कुछ दूसरे लोग, जिन्हें मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि वो जोगी के दोस्त होंगे, बाहर लैम्प के पास बैठकर सिगरेट पी रहे थे। अवनी अभी तक नहीं आई थी। मैंने घड़ी देखी। रात के 8:40 हुए थे। मैंने इधर उधर घूम रही कई ट्रोज में से एक शैंपेन का ग्लास उठाया और शेरिल की तरफ बढ़ गया। मैंने पीछे से दबे पांव जाकर उसके कान में फुसफुसाया, हाय सेक्सी।
वो चौंक गई और उसने मजाक में गुस्से से मेरे हाथ पर एक चपत लगा दी। थैंक यू बाबा, उसने मेरे हाथ से शैंपेन लेते हुए कहा और एक घूंट भरा। वैसे क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? अचानक इतनी शानदार पार्टी क्यों? उसका बात करने का अंदाज कुछ ज्यादा ही कैजुअल लग रहा था। और तुम यहाँ कैसे रुक गई? तुम्हें तो पार्टियों से नफरत है। इस वाली पार्टी के लिए तुम यहाँ क्यों मंडरा रही हो? मैंने अपनी आंखें छोटी करते हुए पलटकर सवाल ही कर दिया। क्या? मुझे पार्टियाँ बहुत पसंद है, उसने तुरंत जवाब दिया। माँ ने तुम्हें अवनी को देखने के लिए कहा है ना? मुझे बस तुम्हारी उस लड़की की एक फ़ोटो माँ को भेजनी है और मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी। वैसे भी यहाँ अभी से ही बहुत शोर हो रहा है। उसने आंखें मटकाते हुए शैंपेन का एक और घूंट लिया और इस बार झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं की। मैं हंस पड़ा और अपना सिर झटका, जबकि उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। क्या वो आ गई? इनमें से कौन सी है वो? उम्मीद है कि यहाँ जो लड़कियां अजीब आवाज में बातें कर रही हैं उनमें से तो कोई नहीं होगी। उसने बालकनी में खड़े ग्रुप की तरफ निराशा से देखते हुए कहा। वो नहीं है, मैंने कहा। मैंने कहना शुरू ही किया था और तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। अवनी, ज्यादा पीना मत। डोरमैन ने मुझे बड़े बड़े कांच के दरवाजों से अंदर एक आलीशान लॉबी में जाने दिया और मैंने रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताया। उसने अपनी डेस्क पर रखी लिस्ट में से मेरा नाम टिक किया और सिर हिलाया। मैं वहाँ पीछे एक बड़े से मखमली सोफे पर घबराते हुए बैठ गई। मैं मार्टिन का इंतज़ार कर रही थी और टेंशन में चमकदार मार्बल के फर्श पर अपना पैर थपथपा रही थी। तभी एक कपल अंदर आया और सीधे लिफ्ट की तरफ चला गया। उस लड़की ने महंगी गोल्डन हील्स पहन रखी थी और लड़के ने मखमली डिनर जैकेट पहनी थी, जो ठीक उसी सोफे के रंग की थी जिस पर मैं बैठी थी। जैसे ही उन्होंने बात करने के लिए अपना मुंह खोला, मेरा शक यकीन में बदल गया। वो गुजराती थे। सॉरी। मेरी ऊबर कैंसिल हो गई थी और मुझे दुकान से पैदल आना पड़ा। मार्टिन हाफते हुए तेजी से अंदर आया। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। मैडम, डोरमैन ने मुझे आवाज़ दी। दाईं तरफ वाली लिफ्ट। मार्टिन और मैंने उलझन में एक दूसरे को देखा। फिर डोरमैन को थैंक यू कहकर हम लॉबी के एकदम दाहिने कोने वाली लिफ्ट की तरफ चले गए। अंदर जाकर जैसे ही मैं 19 नंबर का बटन दबाने के लिए मुड़ी तो देखा वहाँ 19 नंबर था ही नहीं। या यूँ कहें कि वहाँ कोई और नंबर भी नहीं था। वहाँ कोई बटन ही नहीं थे। ये किस तरह की लिफ्ट थी? लिफ्टमैन को, जो साफ तौर पर हमारी इस उलझन को भांप चुका था और आसपास ही मंडरा रहा था, पता चल गया। उसने अंदर आकर झाँका और कहा, माफ़ी चाहता हूँ मैडम। रैना निवास। हाँ प्लीज़, मैंने मार्टिन की तरफ देखते हुए कहा। कितना आलीशान है। मार्टिन ने अपनी उंगलियों से खुद को हवा झलते हुए दबी आवाज़ में कहा। मैंने नीचे देखा और धीरे से हंसी, क्योंकि लिफ्ट मैंने अंदर आकर कोई भी बटन नहीं दबाया था। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और मानो आधे सेकंड में ही खुल गए। हम 19वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे। दयालु लिफ्टमैन को थैंक यू कहकर हम बाहर एक बड़े से आलीशान हॉल में जैसी जगह में आए, जहां हमारे सामने एक भारी सा लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर नेम प्लेट लगी थी, रेनास। मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और अंदर से आ रही हल्की हल्की हंसी और म्यूजिक की आवाज़ें सुनने लगी। वो तुम्हें पसंद करेंगे अवनी। अगर नहीं करते तो उन्हीं में कोई खराबी होगी। मार्टिन ने अपने कंधे से मेरे कंधे को थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने कंधे सीधे किए, अपना कुर्ता ठीक किया और दरवाजे की घंटी बजा दी। आपको याद है कि उस हैप्पी आवर वाली रात को मुझे उसकी काली बटन वाली शर्ट कितनी ज़्यादा पसंद आई थी? हाँ, तो अब उसे भूल जाइए, क्योंकि आज रात उसने एक नई बटन वाली शर्ट पहन रखी थी और ये वाली तो पिछले वाले से कई ज़्यादा कयामत ढा रही थी। छोटी आस्तीन जिसमें से उसके बाइसेप्स और साफ दिख रहे थे, जो उसके चौड़े कंधों और पूरे शरीर पर एकदम परफेक्ट बैठ रही थी। अगर इससे ज़्यादा परफेक्ट होना मुमकिन भी था तो। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। मोटे मोटे सफ़ेद स्नीकर्स जो देखने में बहुत ही आरामदायक और कैजुअल लग रहे थे, उसके रोज़ाना वाले लेदर के जूतों से एकदम अलग। ढीली ढाली
डार्क ग्रे पैंट जो उसकी कमर पर आराम से टिकी हुई थी। उसका बायां हाथ अभी भी दरवाजे के अंदर वाले हैंडल पर था और उसका शरीर उसी पर टिका हुआ था, जबकि उसका दायां हाथ दरवाजे के चौखट को थामे हुए था। और इन सब के ऊपर उसके चेहरे पर एक दिन की बड़ी हुई दाढ़ी भी थी। और अरे ये क्या था? उसके सिर पर घुंघराले बाल। उसके बाल हमेशा इतने अच्छे से संवरे रहते थे कि अपनी जगह से टस से मस नहीं होते थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बाल घुंघराले होंगे। तुम आ गई, उसने अपने डिम्पल्स दिखाते हुए मुस्कुराकर अपनी भूरी आंखें सीधी मेरी आंखों से मिला ली। मुझे भी आने की बहुत खुशी है, अमन। थैंक्स भाई, मार्टी ने जोर से ऐलान किया और अमन के बिल्कुल बगल से निकलते हुए अंदर चला गया, जिससे मैं अकेली दरवाजे पर खड़ी रह गई। जैसे जैसे वो अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था, मुझे उसकी दूर जाती हुई आवाज़ सुनाई दी। वाह! अमन हंस पड़ा और मुझे नजरें हटाए बिना ही उसने अपने कंधे के पीछे से आवाज़ दी। आने के लिए थैंक्स भाई। उसने लिविंग रूम की तरफ सिर से इशारा किया। मैंने अंदर एक कदम रखा और जैसा कि अब लोगों के घरों में जाने पर मेरी आदत बन चुकी थी, मैंने सबके पैरों की तरफ देखा। अमीर लोग अपने घरों के अंदर भी जूते पहनकर रखते हैं, सही है, इसलिए मैंने भी अपने जूते पहने रखे और अमन के पीछे पीछे चल दी। वो मुझे बार काउंटर की तरफ ले गया, जहाँ मार्टिन पहले से ही एक लंबे और काफ़ी हैंडसम दिखने वाले लड़के से मज़े में गप्पे लड़ाने लगा था। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? अमन ने मेरे काफ़ी करीब खड़े होकर पूछा। म्यूजिक उतना तेज़ नहीं था, पर मुझे उसका इतने पास होना बुरा नहीं लग रहा था। जिन एंड टॉनिक, एक जिन एंड टॉनिक प्लीज़, उसने बारटेंडर से कहा। जोगी, लगता है तुम मार्टिन से पहले ही मिल चुके हो। ये अवनी है। उसने मुझे अपने और करीब किया और अपनी कोहनी बार काउंटर पर टिका दी। मेरी तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, जोगी से मिलो। हाय, मैंने हाथ हिलाया। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही थी। यह कोई अरेंज मैरिज वाली मीटिंग तो नहीं थी जहाँ सब लोगों से पास होने की टेंशन हो। हाय अवनी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि तुम आ पाई। जोगी जिस तरह वहाँ आराम से घूम रहा था, उससे साफ था कि वो अमन का पक्का दोस्त है और उसे देखकर लग रहा था कि वो हमेशा घूमता फिरता रहता है। उसकी स्किन धूप से थोड़ी सी सांवली हो गई थी। उसने बेज कलर की पैंट के साथ सफ़ेद लिनन की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे थे जो पीछे एक ढीले से जूड़े में बंधे थे और उसकी कलाई पर ढेर सारे मोतियों वाले ब्रेसलेट थे। वह देखने से टेलर स्विफ्ट का फैन तो नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसे मेडिटेशन और ऑर्गेनिक चाय वगैरह का शौक होगा। अमन ने मुझे मेरी ड्रिंक थमाई और खुद के लिए पानी का एक गिलास ले आया। जब वो और जोगी बारटेंडर से गप्पे मार रहे थे, मैं बाकी की पार्टी और उस पूरी जगह को देखने के लिए मुड़ी। लिविंग रूम बहुत बड़ा था और बालकनी भी उतनी ही बड़ी और खूबसूरती से सजी हुई थी। दोनों जगहों पर बैठने के लिए कई अलग अलग हिस्से बने हुए थे और दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और फ्रेम की हुई तस्वीरें टंगी थी, जिनमें परिवार, छुट्टियों और कुत्तों की फोटो थी। कमरे के कोने में 3 लड़कों का एक लाइव बैंड म्यूजिक बजा रहा था, जबकि कुछ लोग बाहर बालकनी में चिल कर रहे थे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ इतनी सादगी से एक लाइव बैंड था। कोई बड़ा सा स्पीकर नहीं था जो किसी के फ़ोन से कनेक्टेड हो, जिसमें वॉशरूम जाने पर भी रील्स स्क्रॉल हो रही हो। ना ऑक्स के तारों के लिए कोई लड़ाई, ना ही प्लेलिस्ट के बीच में आने वाले वो बेकार से एड्स। एकदम असली लाइव बैंड। लिविंग रूम के दोनों तरफ 2 रास्ते थे जो लंबे धुंधले रोशनी वाले गलियारों की तरफ जाते थे और बाईं तरफ कोने में एक तीसरा रास्ता था जहाँ से एक घुमावदार सीढ़ी ऊपर जा रही थी। बाप रे, क्या तुम यहाँ कोई चोरी प्लान कर रही हो? खानदानी जेवर दूसरी मंजिल के बाथरूम की टाइल्स के नीचे दबे खजाने के बक्से में रखे हैं। अमन की आवाज़ ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। मुझे लगा था खानदानी जेवर तुम्हारी पैंट में है, पर शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने बड़े ही कैजुअल अंदाज में उसके कंधे उचकाते हुए कहा और अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेकर ऊपर उसकी तरफ देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। मैं खुद ही इसी जाल में आ फंसा, है ना? बिल्कुल। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने कहा, अमन, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। थैंक्स, पर ये सब मेरी मम्मी पापा की पसंद है। ये सब, उसने सजावट के सामान और पेंटिंग्स की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, ये सब मॉम ने किया है। ये सच में बहुत प्यारा है। उनकी पसंद बाकी लाजवाब है। मैं बाहर भी देखना चाहती हूँ। मैंने बालकनी की तरफ एक कदम बढ़ाया। बिल्कुल, चले। मैंने अपनी पीठ के निचले हिस्से पर अमन का हाथ महसूस किया जब वो मुझे बालकनी की तरफ ले जा रहा था। वहाँ से 3 तरफ समुद्र के बेहद खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। बाहर थोड़ी गर्मी और
उमस थी, पर नज़ारा इतना शानदार था कि गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने बालकनी के एक कोने में खड़े कुछ लोगों की तरफ देखकर सिर हिलाया और वहां रखे 2 खाली सोफों में से एक पर बैठ गया और अपने बगल वाली जगह पर हाथ थपथपाकर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं मुस्कुराई और बैठ गई। मेरे अंदर आते ही उसकी आफ्टर शेव की जो कमाल की खुशबू आ रही थी वो अभी भी हवा में घुली हुई थी। वो मेरी तरफ मुड़ा और अपने दाएं हाथ को मेरे पीछे सोफे की पीठ पर फैला दिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। क्या है? मैंने पूछा। कुछ नहीं। तुम बड़े अजीब हो, मैंने कहा, और तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने मजाक में गुस्सा दिखाते हुए अपनी आंखें मटकाई, पर मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब बैठा था। अच्छा, मुझे बाकी सब लोगों के बारे में बताओ, मैंने कहा। तुम जोगी से तो मिल ही चुकी हो। हम दोनों के साथ में जूनियर कॉलेज और बिजनेस स्कूल की पढ़ाई की थी। वो मेरे सबसे पक्के दोस्तों में से एक है और कभी कभी तो मेरी मम्मी पापा का तीसरा और सबसे लाडला बच्चा बन जाता है। तुम्हारे भाई बहन भी हैं? हाँ, एक बड़ा भाई है, गगन, और वो जो वहाँ खड़े हैं उसने एक फॉर्मल कपड़ों वाले लड़के और 2 सलीका से तैयार लड़कियों के ग्रुप की तरफ सिर से इशारा किया। वो गगन के कॉलेज के दोस्त हैं जो हमारे साथ ही काम करते हैं, आकाश, मेघना और मोना। उनकी अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और वो 2 लड़कियां और लड़का कौन है जो वहाँ सिगरेट पी रहे हैं? मैंने उस ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए पूछा जो अब डाइनिंग एरिया से हटकर बालकनी के दूसरी तरफ चला गया था। वो निखिल है। हम दोनों ने भी जूनियर कॉलेज साथ में किया था और वो उसकी गर्लफ्रेंड खुशी है। और वो छोटे बालों वाली लड़की मिश्ती है, खुशी की बेस्ट फ्रेंड। उसने उनकी तरफ हाथ हिलाया। जैसे ही छोटे बालों वाली लड़की ने देखा कि हम लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, वो तुरंत हमारी तरफ बढ़ने लगी और हमारे बगल वाले सोफे पर आकर बैठ गई। तुम जरूर अवनी होगी, उसने कहा। निखिल और उसकी गर्लफ्रेंड भी पीछे पीछे आ गए थे, पर उन्होंने थोड़ी दूरी पर खड़े रहना ही ठीक समझा। हाय, हाँ, मैं ही हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी। वैसे तुम करती क्या हो? मैं वकील बनने की पढ़ाई कर रही हूँ। ओह, मैंने किसी को कहते सुना था कि तुम किसी बुक स्टोर से रिसेप्शनिस्ट हो या ऐसा ही कुछ, उसने थोड़ा नीचा दिखाते हुए अकड़ के साथ कहा। हाँ, मैं बॉम्बे बाउंड में पार्ट टाइम काम करती हूँ। वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो तुम्हारी इस बैचलर ऑफ द ईयर से मुलाकात कैसे हुई? उसने अमन की तरफ आंख मारते हुए सवाल किया। अच्छा जी, तो यहाँ पर करते हैं हम अपने इस वाले एपिसोड को ख़त्म। और मुझे लगता है कि ये वाला एपिसोड काफ़ी लेंदी हो गया है, मतलब आधे घंटे के टाइम से ओवर जा चुका है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और जल्दी जल्दी से रैप अप करते हैं इस एपिसोड को। काफ़ी मज़ा आया। अवनी की अमन के साथ डेटिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी मॉर्निंग कॉल्स और मॉर्निंग टेक्स्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। और यार अमन ने तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी उसके लिए, उसको मिलने के लिए, और उनकी चैटिंग फ्रेंड्स के साथ मुझे काफ़ी मज़े की लगी। यार फ्रेंड्स हो तो ऐसे यार बहुत अच्छे से उसको एकदम हैंडल कर लिया उसने। बस बोला ही था कि पार्टी चाहिए और हो गया। और देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और होती है अगले एपिसोड में मुलाकात। टिल देन, बाय बाय।